साला महंगी घड़ी, टॉम फोर्ड का चश्मा, कोट सूट राइट विंग के एलिट में घुसने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अभिजीत अय्यर मित्रा की पार्टी में कम से कम इसके बाद जो है मुझे एंट्री तो पास भेज देना चाहिए इनको। खैर चलिए चालू करते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। वो जो कहते हैं ना कि युवा देश का भविष्य होता है, वो सागर और मनोरंजन ने बता दिया है। संसद के भीतर पीले रंग का उठता धुआं न केवल इस चित्र को सुंदर बना देता है, बल्कि हमारे भीतर एक उम्मीद जगाता है कि देश में किसी के पास तो सच कहने की हिम्मत है। यह चित्र जितना देखने में सुंदर है, उतना ही सुंदर इसका भाव भी है कि एक पीलेपन वाले सुनहरे भविष्य का हस्ताक्षर किसी सागर ने कर दिया है, किसी मनोरंजन ने कर दिया। वो कूदता है जैसे कि भ्रष्टाचार, हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी, तानाशाही, प्रदूषण, नोटबंदी की खाई को वो कूद रहा हो। वो जूते उतारता है, पिंक कलर की सोल है जो कि नारियों का रंग है, उसकी प्रेमिका का फेवरेट रंग हो सकता है। वह कम्युनल नहीं है, वह केवल प्रेम में है, क्योंकि केवल प्रेम में पड़ा युवक ही ऐसे रिस्क ले सकता है। हमें पता करना चाहिए कि क्या सागर और नीलम में प्रेम का प्रस्फुटन भी हुआ है, क्योंकि बिना मोबाइल के एक साथ ऐसा अंदर बाहर कर देना वो प्रेम की बहती धारा का ही कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसे मोदी सरकार का कोई भी जैमर जाम नहीं कर सका। कनस्तर को उछाल देता है जैसे भगत सिंह ने अंग्रेजों के ऊपर उछाल दिया था। मैं उस समय तो जीवित नहीं था यह देखने के लिए कि युवा जोश अंग्रेजी शासन के विरोध में कैसे फांसी पर लटक जाता है। पर आज सागर और मनोरंजन को देखकर लगता है कि जीबी रोड की जिन गुमनाम गलियों में मैंने अपने युवावस्था के दिन बिता दिए, मैं भी यह तो कर सकता था। आनंद की इस यात्रा को आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए। मेरी नहीं मानते तो मोदी जी की तो मान लीजिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस देश में जहां केजरीवाल और भगवंत मान भगत सिंह हो जाते हैं, तो संसद के भीतर और बाहर स्मोक बम फेंकने वाले क्यों नहीं होंगे। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने इन अराजकतावादी आतंकियों में भगत सिंह देख लिया। ऐसे ही लोग काली बिल्ली के देह पर बाल देखकर उसे भालू मान लेते हैं, क्योंकि उसके भी शरीर पर काले बाल हैं। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, मनोरंजन और सागर ने भी संसद के भीतर स्मोक बम फेंक दिया, इसलिए वो भगत सिंह हो गए। बॉक्सर विजेंद्र रात में अपनी पत्नी के साथ सोते हैं, उनके पिता भी अपनी पत्नी के साथ सोते हैं, इसलिए बॉक्सर विजेंद्र स्वयं ही अपने पिता हो गए। भगत सिंह भी साकेत धाम में बैठे बैठे सोच रहे हो कि साला इन चिरकुटों के लिए मैंने बम फेंका और फांसी पे चढ़ गया। एक तरफ भगत सिंह जैसा युवा जिसके आलेखों को पढ़कर प्रतीत होता है कि हमारे क्रांतिकारी न केवल क्रांति की भाषा बोलते थे, परंतु उनमें दार्शनिकता भी गहराई के साथ भरी हुई थी। यहाँ तो उधार की मांगी हुई बीड़ी पीकर कि हे कॉमरेड 2 रुपया दे दो ना कॉमरेड, बीड़ी पी लेंगे कॉमरेड, ये कह के सड़कों पर 4 बार डफली बजाकर कि नीम का पत्ता कड़वा है, फलाना नेता भड़वा है, और बन गए भगत सिंह। ऐसे लोग गांजा फूकने के लिए हॉस्टलों में शेयर्ड कमरे में कामरेड द्वारा काम वाली रेड डलवा लेते हैं अपने ऊपर, जबकि कामरेड का रूम पार्टनर मुंह दीवार की तरफ करके कुछ न देखने सुनने का नाटक कर रहा होता है। ये है आज के भगत सिंह, जिनका पूरा जीवन दर्शन स्वयं को 42 की अवस्था में बेरोजगार विद्यार्थी कहकर सहानुभूति लेने और उसी वक्त स्वयं को क्रांतिकारी बताने में बीतता हो, वो बनेंगे भगत सिंह। जो लोग आंदोलन दर आंदोलन माइक पर बोलने के लिए भटकते रहते हैं, वो बनेंगे भगत सिंह। इन चर्सियों के चेहरे पर लिखा हुआ है कि ये साले वामपंथी आतंकी हैं। यूं तो कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के लिए यह एक विचित्र दुविधा की स्थिति बन पड़ी है कि वैचारिक रूप से तो ये तो इनके अपने लोग हैं और नारे तो वही बेटियारवादी और अंबेडकरवादी और डरो मतवादी हैं, पर ये कृत्य संसद के भीतर हुआ है जो इन्हें पसंद नहीं है और मोदी को टारगेट करने का भी एक माध्यम बन गया है, तो खुले में डिफेंड भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि विपक्ष की योजना यह होगी कि वो कहेंगे कि देश का युवा मोदी की नीतियों से इतना परेशान हो चुका है कि वह यह जानते हुए कि पकड़ा जाना सुनिश्चित है, संदेश देने के लिए संसद में स्मोक बम फेंकाया।
इससे बड़ा देशभक्त कौन है आज के समय में जिसने स्वयं की चिंता न करते हुए संसद में किसानों की, मजदूरों की, श्रमिकों की, ड्राइवरों की, अलाना की, फलाना की, डिमका की आवाज़ उठा दी और कह दिया कि मोदी तानाशाह है, तानाशाही नहीं चलेगी। यदि इसे और भी दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया जाए तो महान यूट्यूबर रवीश जी कुछ ऐसे कह सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वो जो कहते हैं ना कि युवा देश का भविष्य होता है, वो सागर और मनोरंजन ने बता दिया है। संसद के भीतर पीले रंग का उठता धुआं न केवल इस चित्र को सुंदर बना देता है, बल्कि हमारे भीतर एक उम्मीद जगाता है कि देश में किसी के पास तो सच कहने की हिम्मत है। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि किसी छात्र ने, किसी लड़की ने नारे लगाते हुए संसद के बाहर और संसद के भीतर धुआं धुआं कर दिया। आज सरदार खान जीवित होते तो उन्हें गर्व से कम कुछ भी नहीं होता। यह चित्र जितना देखने में सुंदर है, उतना ही सुंदर इसका भाव भी है कि एक पीलेपन वाले सुनहरे भविष्य का हस्ताक्षर किसी सागर ने कर दिया है, किसी मनोरंजन ने कर दिया है। वो कूदता है जैसे कि भ्रष्टाचार, हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी, तानाशाही, प्रदूषण, नोटबंदी की खाई को वो कूद रहा हो। वो बेंच पर गिरता है जहां गिरे हुए सांसद बैठकर पॉर्न देखते हैं, आंख मारते हैं, झप्पियां, सॉरी ये वाला डिलीट कर देना, पैसों की गड्डियां निकालते हैं, किसानों के खिलाफ काले कानून बनाते हैं। वो फिर बेंच दर बेंच फांदता हुआ यह जताता है कि युवा यदि चाह ले तो उसके कदमों के नीचे क्या नहीं आ सकता। उसके पांव प्रतीक हैं युवाओं के सपनों के, जिन्हें यह सरकार रौंदना चाहती है, पर युवा उठ खड़ा होता है, छलांग लगाता है। वो जूते उतारता है, पिंक कलर की सोल है जो कि नारियों का रंग है, उसकी प्रेमिका का फेवरेट रंग हो सकता है। वह कम्युनल नहीं है, वह केवल प्रेम में है, क्योंकि केवल प्रेम में पड़ा युवक ही ऐसे रिस्क ले सकता है। एक बार मैं भी 30 जून को अपनी प्रेमिका के लिए केक लेकर उसके घर पहुंच गया था, पर वो कहानी दूसरी है। हमें पता करना चाहिए कि क्या सागर और नीलम में प्रेम का प्रस्फुटन भी हुआ है, क्योंकि बिना मोबाइल के एक साथ ऐसा अंदर बाहर कर देना वो प्रेम की बहती धारा का ही कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसे मोदी सरकार का कोई भी जैमर जाम नहीं कर सका। वह एक समय सोचता है कि वो जो करने जा रहा है उसके मायने क्या हैं। वो सोल से कनस्तर निकालता है, जिसे कुछ लोग स्मोक बम कह रहे हैं, पर मैं कहूँगा कि वो तो क्रांति है। कनस्तर को उछाल देता है जैसे भगत सिंह ने अंग्रेजों के ऊपर उछाल दिया था। मैं उस समय तो जीवित नहीं था यह देखने के लिए कि युवा जोश अंग्रेजी शासन के विरोध में कैसे फांसी पर लटक जाता है। पर आज सागर और मनोरंजन को देखकर लगता है कि जीबी रोड की जिन गुमनाम गलियों में मैंने अपने युवावस्था के दिन बिता दिए, मैं भी यह तो कर सकता था। पर क्या मुझ में वो हिम्मत है जो किसी नीलम में है, सागर में है, शिंदे में है, मनोरंजन में है? शायद नहीं, क्योंकि मैं डरपोक बना दिया गया हूँ। इस डर के माहौल में मुझे बेटी रोटी की चिंता है। पर जब मैं सागर के हाथों में वो कनस्तर देखता हूँ तो लगता है कि लोकतंत्र जीवित है और मैं भी जीवित हूँ, क्योंकि सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है। अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में। ओ हो ओ। स्क्रीन पर इस कोड के माध्यम से आप उन युवाओं के लिए अपनी सहायता भेज सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि इससे मैं हज़ारों कनस्तर खरीदूँगा और आपके द्वारा दिया गया जितना भी पैसा है उसे उसी तरह इस्तेमाल करूँगा जिस तरह से हमास के लोग गाज़ा के नाम पे पैसे उठाते हैं और अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। मैं हज़ारों युवाओं को आपकी बात कहने के लिए संसद में भेजूँगा। आप इन नंबरों के भी माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि गोदी सेठ चाहता नहीं कि हम इन बातों पर बोले। वो चाहता है कि हम अपने घरों में बैठकर टीवी मीडिया का ये सर्कस देखें जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जी हाँ, हम ऐसे समय में हैं जब कटाक्ष
वास्तविकता बन जाता है। 42 वर्ष की इस बेरोजगार किसान मजदूर पुत्री से पूछना चाहिए कि यदि तुम्हें 23 वर्ष में नौकरी नहीं मिली जब मनमोहन सिंह सरकार में थे, और जब तुम्हें 33 में भी नौकरी नहीं मिली जब मनमोहन सिंह ही सरकार में थे, तो तुम इतने दिनों से कर क्या रही थी? लोग डिग्रियां दिखा रहे हैं कि इसके पास तो MA है, BA है, MPhil है, CTET है, नेट है, MBA और पता नहीं क्या क्या है। तो इन डिग्रियों का वो कर क्या रही थी? ये सब डिग्रियां लेने में BA के 3 साल, MA के 2 साल, MBA के 2 साल, MPhil के 2 मिलाकर के भी 9 वर्ष होते हैं। यदि इसने 18 वर्ष में भी 12वीं पास कर ली होगी, कई लोग 16-17 में भी कर लेते हैं, तब भी 27 वर्षों में इसके पास ये सब आ चुका होगा। तो इतने दिन ये कर क्या रही थी? मनमोहन सिंह के कार्यकाल के 6 वर्षों में इतनी डिग्रियों के बाद भी राहुल गांधी ने इसे खोजकर ज्वाइंट सेक्रेटरी क्यों नहीं बना दिया? नेट यदि निकाल रखा है तो आखिर कितनी बेकार होगी कि इसे इतने विश्वविद्यालयों में कहीं भी नौकरी नहीं मिली, जबकि ये वामपंथन है, शक्ल से तो है, वो कर्म से भी है। और मोदी के दूसरे टर्म तक सारे विश्वविद्यालयों में वामपंथियों से ही एकेडमिक काउंसिल्स भरे पड़े थे। मतलब स्पष्ट है कि ये वामपंथन वामपंथियों के बीच भी निकम्मी और फिसड्डी है। इसने डिग्रियां चोरी से हासिल की होगी और परीक्षाएं भी चोरी से ही पास की होगी। इसी कारण से ये किसी भी काम की नहीं है। कायदे से जिसे 30 वर्ष तक नौकरी ना लगी हो, उसे बाप की भैंसों के गोबर थाप कर उपले बेचने का भी काम आरंभ कर देना चाहिए था। कुछ तो पैसे आते, पकौड़े का ठेला लगा लेती, मेले में गुब्बारे बेच सकती थी, झिल्ली, झाल, मूढ़ी, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट से जो है पैसा आप कमाना आरंभ कर सकते हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वामपंथियों को सर्वहारा का जीवन जीकर देखना चाहिए। डिग्री पाने और डिग्री इकट्ठा करने में बहुत अंतर है। यदि कोई 40 वर्ष तक डिग्रियां जुटाकर स्वयं को बेरोजगार कह रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे मुफ्तखोरी और सरकारी हॉस्टल का जीवन रास आ गया है, क्योंकि DJ कैंपस के अंदर तो राजा होता है और बाहर उसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं होती है। मांगने पर न बीड़ी मिलती है ना वैसे वाली जॉब। यू नो व्हाट आई मीन बॉय। कल रवीश जी ने वीडियो बनाया था और विजिटर्स गैलरी की हाइट नाप रहे थे। पहले वाला कितना ऊंचा था, अभी वाला कितना कम ऊंचा है। इसके लिए रवीश को क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि सत्य तो यह है कि सुरक्षा में चूक हुई है। पर रवीश ने एक और ट्वीट किया जिसमें उनका कटाक्ष मीडिया के ऊपर है। यह दृश्य तो आप सबने देखा होगा कि स्मोक बम के खोखे के लिए कैसे रिपोर्टरों में होड़ मची हुई थी। कोई 30 सेकंड के लिए मांग रहा है तो किसी ने खींचकर ले ही लिया कि देश को अब वही बताएगा कि स्मोक बम क्या होता है और कैसे काम करता है और ये कौन सा स्मोक बम है, इस पे किसके फिंगर्स के जो है प्रिंट छपे हुए हैं। इन रिपोर्टरों का उपहास मैं कर सकता हूं क्योंकि ऐसे कुकृत्य मैंने नहीं किए हैं। पर जो व्यक्ति सप्ताह भर पहले मध्य प्रदेश की भाजपा की प्रचंड जीत पर शिवराज ने मोदी को हरा दिया कहते हुए वीडियो बनाया था, या जो व्यक्ति हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हिंडन शब्द निकालकर उसी नाम की नदी के किनारे लोटा ले जाकर एंडरसन एंडरसन कहाँ हो तुम चिल्ला सकता है, वो मीडिया पर कटाक्ष करने की स्थिति में तो नहीं आता। रवीश ने फेसबुक और ट्विटर पर इस विषय में कुछ खास नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। संभव है कि आज का अखबार वो कल पढ़ेंगे और परसों उसकी फोटो खींचकर डालेंगे, जैसा कि वो हर दिन करते हैं। इन सब के बीच सागर और रवीश का भी एक कनेक्शन सामने आ जाता है। सागर तो रवीश जी का फैन है। इसको मैं इसलिए भी जोड़ रहा हूं क्योंकि रवीश जी इसी तरह के नाजायज संबंध स्थापित करने में मास्टर आदमी हैं। जामिया का वो शूटर याद कीजिए, उसने जय श्री राम और भगवा आदि पोस्ट किया होता फेसबुक पे, तो उस नाबालिग को इन्होंने पूरे हिंदू समाज की सामूहिक मानसिकता का प्रतिनिधि बता दिया था। तो इसी तर्क से यह स्पष्ट हो जाता है कि रवीश को देखने सुनने वाले आतंकी मानसिकता के बन जाते हैं। इन सब के बीच एक फोटो अति मनोहारी, अति मृदु भाषणी, निर्मल मुस्कान धारिणी सुश्री सुप्रिया श्रीनेट जी ने जारी कर दी कि इतनी अफरा तफरी के बीच भी सीना तान कर खड़े रहे जननायक। राहुल गांधी जी की छवि को गोले में डाल दिया गया और कहा जा रहा है कि डरो मत। राहुल गांधी जी पहले ऐसे जननायक हैं जिनके पास जन नहीं है और नायक के नाम पर अनिल कपूर की फिल्म देख रखी है उन्होंने। एक बेरोजगार लौंडा ये है जिसे वो अल्फा मेल लग रहे हैं।
उसके अल्फा मेल लिखने के पीछे का उद्देश्य उस अल्फा मेल से कुछ लेना या उसे कोई जॉब आदि देना हो तो बात अलग है। पर कुछ लोग राहुल गांधी की उस फोटो के नीचे यह फोटो लगाकर कह रहे हैं कि ये फ्रंट से ली गई फोटो है। राहुल गांधी यहाँ पर जड़ हो गए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। यह स्थिति मंद बुद्धि या भयाक्रांत लोगों की होती है कि संकट को देखकर वो अचंभित हो जाते हैं और उनमें एक स्तंभन आ जाता है। हालांकि यह स्थिति बाल काल में अधिक देखी जाती है, पर राहुल गांधी कौन से बुजुर्ग हो गए। यह स्थिति नशेड़ियों में भी पाई जाती है। यदि वो नशे की स्थिति में हो और पास में आग भी लग जाए तो उन्हें लगता है कि ये केवल एक स्टेट ऑफ माइंड है और वो हाई है, इसलिए उन्हें ये क्लाइडोस्कोपिक दृश्य दिख रहे हैं। फेयर एंड लोथिंग इन वेगस में आप इसका चित्रण देख सकते हैं। गांजा पीने वाले और सस्ते नशे की गोलियां खाने वालों में यह स्तंभन बहुत ही सामान्य देखा गया। हमें लगा कि जननायक तो एक ही हो सकते हैं। तब तक भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय जी ने मोदी जी की 22 ट्वीटों को रीट्वीट करने के बीच समय निकालकर यह बताया कि राहुल गांधी के साथ एक और जननायक थे जो सीना ताने खड़े थे। मैं अमित जी को कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि एक सूत्र ने मुझे बताया कि उनकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता से प्रभावित होकर अब भाजपा मुख्यालय के विशाल प्रांगण में मोदी और अमित शाह मालवीय जी की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। उस कांस्य को खान से निकालने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए आईआईटी दिल्ली के मटेरियल साइंस और जियोलॉजी विभाग के शोधार्थियों का एक दल हिमालय की ओर प्रस्थान कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में पुरुषों की सुप्रिया के पद को सुशोभित करने वाले श्री जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके याद दिलाया कि जब 2001 में संसद पर आक्रमण हुआ था तब अटल जी ने सबसे पहले फोन करके सोनिया जी का हाल पूछा था, पर अब तो मोदी ने वो सब सिस्टम खत्म ही कर दिया है। जयराम रमेश बुजुर्ग हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, पर आदमी वो चूतिया टाइप के हैं। मोदी तुम्हारे बाप का नौकर है कि फोन करके पूछता रहे कि पीली वाली गैस आपने सूंघी तो नहीं, सांस तो आपकी फूल नहीं रही। वो तो अच्छी बात यह है कि जयराम रमेश ने नेहरू को याद करते हुए ये नहीं कहा कि नेहरू जी ने अगर जहरीली गैस छोड़ने वाले स्मोक बम पर प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो आज संसद में शवों का ढेर लग गया होता। या यह कि जब 1951 में एक बार लाइट कट गई थी तो नेहरू जी ने एडवीना को फ़ोन करके पूछा था कि सब खैरियत तो है, जबकि एडवीना शत्रु देश के गवर्नर की पत्नी थी। एडवीना और नेहरू से याद आया कि शशि थरूर जी ने भी इस पर कुछ कहा है। उनका कहना है कि पुरानी संसद जो है अच्छी थी। अच्छी तो पुरानी बीवियां भी होती हैं, पर वो तो होटलों में मरी पाई जाती हैं, उसका क्या किया जाए। कह रहे हैं कि पीले धुएं की गंध अभी तक है, इसलिए कुछ सांसद वहां पे काम नहीं करना चाहते। संभव है कि वो कांग्रेसी ही होंगे। और विचित्र यह है कि सीना तान कर खड़े रहने वाले जननायकों के दल के वो सांसद पीले धुएं से 24 घंटे बाद भी डरे हुए हैं, जिनकी प्रोफाइल में डरो मत वाली फोटो साल भर लगी हुई रही थी। विपक्ष की स्थिति यह है कि उन्होंने इस बात पर अमित शाह से त्यागपत्र मांग लिया है। फिर ये कहेंगे कि ईवीएम हैक कर ली है भाजपा। अबे साले, तुम्हारा विमर्श स्तर का है कि जांच चल रही है, आतंकी पकड़ लिए गए, यूएपीए लगा दिया गया, अधिकारी निलंबित कर दिए गए, सांसद के भी कार्यालय की जांच हो रही है और किसी भी तरह से किसी को क्षति नहीं पहुंची, और तुम्हें चाहिए अमित शाह का इस्तीफा। जब जीवन विश्व कप में हार को मोदी की उपस्थिति से जोड़ने पर चल रहा हो तो ऐसे हास्यास्पद बयान आते रहते हैं। एक गिरोह ये नैरेटिव चला रहा है कि सोचिए वो लड़के यदि मुस्लिम होते। हमें सोचना क्या है, 5 मुसलमान आरडीएक्स लेकर घुस चुके हैं संसद में, वो भी 22 साल पहले। ये लोग तो बहुत लेट है। किसी हिंदू ने यह कहकर इन्हें डिफेंड नहीं किया कि हिंदू हैं इसलिए फंसाए जा रहे हैं, भटके हुए नौजवान हैं, बचपन में कर्नल ने मुर्गा बना दिया था और उठक बैठक लगवा दी थी। मैं तो पहले घंटे से आतंकवादी कह रहा हूं इनको, और बाकी सारे भी कह रहे हैं कि भले ही पटाखा फोड़ा हो पर इन्हें दंड आतंकी द्वारा बम फोड़ने के स्तर का ही मिलना चाहिए। यही सोच हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक करती है। एक वो हैं जो बुरहान वनी और अफजल को लेकर के आज तक शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा हैं, और एक हिंदू हैं जिन्हें पटाखा फोड़ने वालों को यूएपीए लगाकर जेल में आजीवन ठुसवाना इन्हें। वी आर नॉट द सेम ब्रो। आतंकी तुम्हारे खालू और चचा जान होते हैं और भाई लगते होंगे, हमारे लिए वो बस आतंकी हैं।
और देख लेना तुम्हारी ही टीम के लोग भी इनके बचाव में उतरेंगे, वही वकील बनेंगे। इसी में आगे कहा गया कि सोचिए यदि प्रताप सिम्हा की जगह पास जारी करवाने वाला सांसद दानिश अली होता। भाई यदि वो दानिश अली होता तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि विधूड़ी जी तो पहले ही उसके लिए विशेषणों की बौछार कर चुके हैं। सुन लीजिए स्वयं ही। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। अब ये सब चोंचलेबाजियां चलेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी गैर वामपंथी इन चिरकुटों को अपना नहीं मानता। चाहे नाम में झा हो, सिंह हो, शर्मा हो, शिंदे हो, हमें नाम में रुचि है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने किया है पेलो और सुजा 2 सालों की पूरी दे। इस पूरे उपक्रम में कुछ सांसदों ने एक अच्छा कार्य किया। क्या किए? कूट दिए। उसमें भी कुछ लोगों को समस्या है। ये पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि लॉ मेकर ही लॉ को तोड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनकी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ने लगे तो उसे जाने देते हैं। बाद में जब लड़की पूछते हैं तुमने कुछ किया क्यों नहीं, तो कहते हैं ये काम पुलिस का है, आईपीसी की इन धाराओं में इन पे केस चलेगा, हम लोग शरीफ लोग हैं। फिर ब्रेकअप हो जाता है तो दोस्तों से कहते कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पता नहीं कैसी पगलेट लड़की थी, डंप कर दिया यार मुझे। एक बात तो है कि इस पूरे कांड में गैंग्स ऑफ वासेपुर की याद आ जाती है। इलाका धुआं धुआं करने से लेके क्या किए, कूट दिए, और रामाधीर सिंह या राहुल गांधी के बकलोल टाइप देखते रहने, और मुख्य साजिशकर्ता ललित झा के अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है तक मीम ही मीम है। पर उस पर चर्चा किसी और दिन हम लोग करेंगे। आपको यह प्रस्तुति यदि अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लिंक बांटिए, सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा। नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा।